presented by Zarasi Koshish. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर क्रिया के रूप पढ़ रहे हैं। तो क्रिया के रूप में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं नंबर 1 पर सामान्य क्रिया। जैसा कि इसमें आप देख रहे हो सामान्य क्रिया, कुछ क्रियाएं भाषा व व्यवहार में परंपरागत रूप से चली आ रही हैं। इन क्रियाओं में धातु के साथ ना प्रत्यय लगता है, ऐसी क्रियाओं को सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कोई शब्द होता है या कोई धातु है, धातु मतलब क्रिया का मूल रूप। अगर सीधी सरल भाषा में कहें तो एक वर्ब, उसके साथ लास्ट में ना लगा दिया तो वो सामान्य क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर इसने दे रखा है डर जमाना डरना, जल जमाना जलना। तो डरना और जलना, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे खा जमाना खाना, पीना, जाना, आना, सोना, गाना, बजाना। तो सब में ना लगाकर सामान्य क्रिया का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, आप देख पा रहे हो संयुक्त क्रिया। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि जब एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का कार्य करें या एक क्रिया का निर्माण करें तो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहलाती है। मतलब कि दो क्रियाएं होंगी, दोनों मिलकर के कोई एक ही अर्थ प्रकट करेंगी। जैसे वह चला गया, चलना एक अलग धातु है, चल धातु है, और गया गम धातु अलग है, लेकिन दोनों को मिलाकर के एक ही अर्थ लिया गया कि वो चला गया। मतलब कि वो जिस स्थान पर होना चाहिए था वहाँ नहीं है। अगर इस वाक्य को ऐसे कह दें कि वह गया, वह गया, गया मतलब यहाँ नहीं है, चला गया, चला लगा करके संयुक्त क्रिया का निर्माण हो गया है। यह चला और गया को लगा करके, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे तुम सो गए, सोए भी और गए भी। गया कहीं नहीं है, लेकिन जब साथ जोड़ा गया है तो वो संयुक्त क्रिया बन गया। अब जाग जाओ, जागना भी है और जाना भी है, ऐसा नहीं है, होगा एक ही अर्थ कि जागना है। अब इस वाक्य को ऐसे भी तो कह सकते थे कि अब जागो, अब सोओ। ऊपर वाले वाक्य को देखो, तुम सोए हो। तो मतलब कि इन वाक्यों में दूसरी क्रिया लगाकर संयुक्त क्रिया बनाई गई है। यहाँ क्रिया ने संयुक्त रूप धारण कर अलग ही अर्थ दिया है, जो संयुक्त क्रिया का मौलिक अर्थ है। बहुत आसान काम है। नेक्स्ट है मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया नामों से पता चल जाता है। पहली बात यह ध्यान रखना है आपने कि जैसा नाम है वैसा उसमें काम है। मिश्र शब्द क्या होता है कि मिश्रण, मिश्रण साइंस में भी पढ़ा होगा ये शब्द कि कई धातुओं का मिश्रण कर दिया, मतलब मिला दिया, मिक्सचर कर दिया, उनका एक मिक्सचर तैयार कर दिया। तो ऐसे ही उसमें धातुओं का, शब्दों का, संज्ञाओं का, सर्वनामों का किसी न किसी रूप से मिलाकर एक मिश्र धातु बन जाएगी। जिस क्रिया का पहला भाग संज्ञा या सर्वनाम के रूप में हो और दूसरा भाग शेष भाग धातु से बनी क्रिया से हो और दोनों मिलकर एक क्रिया की रचना करते हो, उसे मिश्र क्रिया कहते हैं। तो यहाँ सीधी सी सरल सी से बात यह है कि पहला शब्द संज्ञा या सर्वनाम रहेगा और वो किसी क्रिया के साथ जुड़कर एक मिश्र क्रिया का काम करेगा, तब वो संज्ञा नहीं रहेगी। जैसे मेरा मुंह खुल गया तो जाने क्या होगा, मुंह खुल। तो इन शब्दों को अंडरलाइन किया है। तो मुंह शब्द अब इसमें खुल के साथ जुड़कर मिश्र क्रिया का निर्माण कर रहा है। दांत दिखाना बंद करो,
तो दांत शब्द मिलकर के मिश्र क्रिया है। उपर्युक्त में क्या है कि दांत और मुंह संज्ञाएं हैं, दिखाना और खुलना धातुएं हैं या क्रियाएं हैं के साथ मिश्रित हो गई हैं। अब नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा शब्द पता है, किसी को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, मतलब वो काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाना, वो प्रेरणा। जहाँ कर्ता क्रिया के करने के में परोक्ष रूप से भूमिका निभाता है, वहाँ क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है, सीधे शब्दों में जैसे। तो यहाँ पर परोक्ष रूप है कि वो जो करता है वो काम खुद नहीं कर रहा, किसी दूसरे से काम करवा रहा है। वाक्य जब पढ़ेंगे तो देखने वाले को ऐसे लगेगा ये खुद कर रहा है, लेकिन नहीं, वो भी अपने आगे किसी का सहारा लेकर काम कर रहा होता है। नाम उसी का आता है कर्ता का। जैसे छोटे लाल जी बर्तन साफ कर रहे हैं, सामान्य क्रिया है करना। छोटे लाल जी बर्तन साफ करवा रहे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि बर्तन साफ करने का काम वो खुद न करके किसी और से करवा रहे हैं। नेक्स्ट उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वह फल खाता है, सामान्य क्रिया है। वह फल खिलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया, अब किसी और को खिला रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो उपभेद होते हैं। नंबर 1 प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, कहाँ गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें व्यक्ति क्रिया करने में सीधे तौर पर जुड़ा रहता है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब यहाँ माँ क्रिया शब्द दूध पिलाना में सीधे संलग्न है, जुड़ी हुई है। दूध पीने की क्रिया बेशक बच्चा कर रहा है या बच्ची कर रही है। तो यहाँ काम माँ, ये मान लिखा हुआ है, इसमें आप ठीक कीजिएगा अपनी कॉपी में। बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहाँ माँ काम खुद कर रही है, प्रेरणा से बच्चे को करवा रही है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इस प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया में व्यक्ति दूर से प्रेरक की भूमिका निभाता है। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलवाती है, मैं तुम्हें पानी भिजवाती हूँ, दीदी मुझे कहानी सुनवाती थी। तो यहाँ पर आप देखते हैं सुनवाती, भिजवाती और पिलवाती, ये जो काम है माँ ने, मैंने और दीदी ने, ये सारे काम उन्होंने स्वयं नहीं किए हैं, किसी से करवाए हैं। तो यहाँ द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ माँ, मैं और दीदी क्रिया करवाने की परोक्ष रूप से प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे मालिक नौकर से पौधों में पानी लगवाता है, तो काम तो मालिक की इच्छा के अनुसार हो रहा है, क्योंकि मालिक का मन किया पौधों में पानी लगाना है, लेकिन उसने खुद न लगा करके आगे नौकर को बोला, तो यहाँ उसने प्रेरित किया किसी दूसरे को। ध्यान देने वाली बात है इसमें, जब अकर्मक क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं, तब सकर्मक क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे बोलना अकर्मक क्रिया है, जबकि इससे बनी प्रेरणार्थक क्रिया बुलाना सकर्मक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये अकर्मक क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाते समय सकर्मक अर्थ ले लिया जाता है। जैसे मोहन बोल रहा है, तो बोलना क्या बोल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये अकर्मक है। मोहन सोहन को बोल रहा है, तो यहाँ पर किसको बोल रहा है, मोहन सोहन को बोल रहा है, तो यहाँ बोल जो धातु है, क्रिया है, वो सकर्मक में हो गई है। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। नाम
धातु क्रिया, इसमें भी इसके नाम में ये अर्थ है कि एक नाम होगा। नाम मतलब कोई संज्ञा, एज लाइक लगा लो, संज्ञा शब्द होगा, उसको क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाएगा, कोई ना कोई प्रत्यय लगाकर। हाँ, तो नाम धातु में क्या है कि जो क्रिया धातु से नहीं बनी बल्कि संज्ञा या किसी सर्वनाम से बनती है, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे अपनाना अपने से बना है, हथियाना हाथ से बना है, बतियाना बात से बना है, लतियाना लात से। तो ये क्रियाओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का अर्थ समझते हो पहले, कालिक का अर्थ है समय और क्रिया वर्ब, जो काम हो चुका है, जो पहले के समय में काम हो चुका है। जैसे आप इंग्लिश में टेंस करते हो, उसमें आता है चुका है, चुकी है, चुके थे। इस प्रकार आप एक पहचान रखते हो सीखने के लिए कि वो काम हो चुका है, कि अभी अभी हुआ है या थोड़ी समय पहले हुआ है। जिस क्रिया का काल मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो चुका हो वह चुकी हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आप नहाकर आए हैं, मतलब कि कोई आप मतलब कि रिस्पेक्टेड पर्सन वो आया है लेकिन नहाकर, और नहाने का काम वो पहले कर चुका है। अब खाकर सो जाइए, मतलब आपने सोना है, उससे पहले खाना है, तो खाने की क्रिया पहले होगी। उसे जागने पर देखना, उसे जागने पर देखना। आपने किसी को देखना है लेकिन वो सोया हुआ है, तो उसके जागने के बाद ही उसे देखा जाएगा। तो यहाँ नहाना, खाना और जागना क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक क्रिया। अनुकरण का मीनिंग क्या होता है? पीछे पीछे चलना। जैसे कहते हैं ना, उसका अनुकरण किया, महात्मा गांधी जी का अनुकरण करो, उस महात्मा का अनुकरण करो, मतलब उसके पीछे पीछे चलो। ध्वन्यात्मक क्रिया, इसके दो नाम है। ध्वन्यात्मक, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। कुछ क्रियाएं ध्वनि पर आधारित होती हैं, अर्थात ध्वनि के आधार पर बनाई जाती हैं। ये अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें थोड़ा भिन्न अर्थ भी हो रहा है। अनुकरण से मतलब यहाँ जो लिया गया है स्वभाव, उसकी जो पशुओं की, पक्षियों की या जीव जंतुओं की जो वोकल है, हैबिट है, वोकल हैबिट है, उसको लिया गया है। कि जैसे कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चिंघाड़ते हैं, गाय रंभाती है, तो मतलब उनका जो अनुकरण है वो अपने स्वभाव में प्रयोग करते हैं बातें, उसको लिया गया है। मक्खियाँ भिन भिन आती हैं, तो मक्खियों के जो बोलने की, ध्वनि करने की आवाज़ है। चिड़िया चहचहाती हैं, तो यहाँ चिड़िया लिखा हुआ है, तो यहाँ या के ऊपर या चंद्र बिंदु लगा लेना आप, क्योंकि बहुवचन में है। घोड़े हिनहिनाते हैं, ज़्यादा दंदनाओ मत। नेक्स्ट है क्रिया की वृत्ति।
हर क्रिया कोई ना कोई अर्थ, भाव, दशा, संकेत या अभिप्राय प्रकट करती है। जब क्रिया का रूप वक्त के कहने का अर्थ या प्रयोजन का संकेत देता है तो इसे क्रिया की वृत्ति कहा जाता है। क्रिया की वृत्ति आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, निश्चयार्थक, प्रश्नार्थक और निषेधार्थक होती है। तो वृत्ति शब्द जो है इसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। वृत्ति चरित्र को भी कहते हैं, दशा को भी कह देते हैं, किसी के स्वभाव व्यवहार को भी कहते हैं। तो यहाँ सरल शब्दों में पूछा गया कि क्रिया की वृत्ति क्या होती है, कि उसका नेचर क्या है। नेचर पूछा गया है। तो आज्ञार्थक क्या है? इस प्रकार की क्रिया में आदेश या निवेदन दोनों आ जाते हैं। मतलब किसी से बात कही गई है, चले जाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ, पढ़ना शुरू करो, किसी भी तरह से वहाँ जाकर बैठे, गाड़ी चलाओ, कृपया धीरे बोले। तो मतलब कि एक आदेश दिया है, निवेदन किया है। एक इच्छार्थक, इच्छा प्रकट की है। इसमें इच्छा या अपेक्षा का भाव प्रमुख रहता है। जैसे इच्छा की गई है, सदा सुखी रहो, आप मुझसे कुछ देर और बात कर लेते, तो इच्छा है। इनमें यह नहीं लिखा जाएगा कि मेरी इच्छा है कि आज बारिश हो जाए। तो ऐसा जरूरी नहीं है बोलना कि मेरी इच्छा है, आपकी इच्छा है ना। डायरेक्ट जो वाक्य होता है उसमें से अर्थ झलकता है। संदेहार्थक, जिसमें शक, संदेह, शंका रहती है, अनिश्चितता रहती है, जहाँ क्रिया के होने में अनिश्चय की स्थिति बनी हुई हो। जैसे शायद कल विद्यालय खुले, शायद कल विद्यालय न खुले। तो इन वाक्यों में संदेह है। नेक्स्ट है संकेतार्थक। इस प्रकार की क्रिया में कार्य के साथ कारण को जोड़ दिया जाता है। संकेत, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। एक काम के होने से दूसरे कार्य के होने का पता चल जाए। जैसे बारिश होगी तो गर्मी दूर हो जाएगी, फिल्म अच्छी होगी तो हिट हो जाएगी। और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। नेक्स्ट है निश्चयार्थक क्रिया। जहाँ क्रिया में निश्चय रूप से कुछ कहा गया हो, निश्चित अर्थ झलक रहा हो। ठीक 4 बजे फिल्म आएगी, ठीक 2 बजे स्कूल की छुट्टी होगी, ठीक 7:30 बजे स्कूल में प्रार्थना शुरू होगी, सरकार बनते ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो जो बातें कन्फर्म हैं। नेक्स्ट है प्रश्नार्थक, जहाँ क्रिया किसी प्रश्न के साथ आ रही हो। मतलब सीधी सी बात यह है कि प्रश्न होगा वाक्य में। हम इनको तब भी करेंगे जब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होंगे। उनमें भी इसी तरह होंगे, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादि, विधानवाचक। तो वो सारे तब भी आएंगे इनसे मिलते जुलते। तो प्रश्नार्थक में क्या होगा कि जहाँ क्रिया किसी प्रश्न के साथ आ रही हो। आप घर कब आएंगे, आप कब घर आएंगे, क्या उन्होंने चुनाव जीत लिए, क्या लॉकडाउन समाप्त हो गया, लॉकडाउन कब तक चलेगा। तो इस तरह के प्रश्न। नेक्स्ट है निषेधार्थक। अब इसमें नेगेटिव बातें होंगी। नेगेटिव मतलब किसी कार्य के न होने का बोध होगा। जहाँ किसी क्रिया, किसी चीज़ की मनाही की ओर संकेत
करती नजर आए, निषेधार्थक होता है। जैसे वे उधर नहीं गए थे, मतलब कि जाने की क्रिया उन्होंने नहीं की, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। तो यहाँ पर कहने का कार्य नहीं हुआ, तो निषेधार्थक है। क्रिया का पक्ष, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, क्रिया के लिंग व वचन पर प्रभाव। शेष हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.